आज भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन है। आज के दिन हमें एक इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए। क्या कारण है कि हम कलाम साहब के विजन 2020 के सपने को साकार नहीं कर पाए। कलाम साहब ने लेट 90s में जो अपनी विजन 2020 की एक ब्लूप्रिंट हमें दी थी और एक रूपरेखा तैयार की थी कि 2020 तक 21वीं सदी में भारत एक पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बन जाएगा और एक सुपर पावर ऑलराउंड डेवलप्ड एक नेशन बन जाएगा। हम उस टारगेट से क्यों पीछे रह गए, इसका हमें जवाब ढूंढना पड़ेगा। और जब हम ये संकल्प लेंगे कि जो विजन 2020 हम फेल करके हम अचीव नहीं कर पाए, तो हम विजन 2047 अगर उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो एक तरीके की हम ये बात कह सकते हैं कि हम डॉक्टर कलाम को सही मायने में श्रद्धांजलि हम तभी दे पाएंगे। जो भी 2020 में नहीं हो पाया वो 2047 में जब हमारी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ होगी, तब तक हमें पूर्ण रूप से विकसित ऑलराउंड एक डेवलप नेशन बनना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा, ये हम क्यों चूक कर गए और ये हम आगे क्या करेंगे जो हम विजन 2047 अचीव कर पाएंगे, वो उसका सीक्रेट जो है ये एक शब्द में छिपा है, इनोवेशन, अनुसंधान, रिसर्च। मुझे एक सौभाग्य मिला था 2008 में जब कलाम साहब IIM अहमदाबाद आए थे, तो उनके एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स को सुनने का ग्रिड सीरीज नाम से एक लेक्चर्स उन्होंने दिए थे IIM अहमदाबाद में, ग्लोबली रिसर्जेंट इंडिया थ्रू इनोवेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। तो ग्लोबली रिसर्जेंट इंडिया उन्होंने कहा था तभी हो सकता है, जो आज हो भी रहा है, थ्रू इनोवेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, इनोवेटिव होगा। हमने स्वतंत्रता के कई दशकों के बाद तक इनोवेशन को, R&D को बिल्कुल ही फोकस उस पर नहीं किया। हम केवल दशकों तक IT सेक्टर में भी हम सपोर्ट का काम करते रह गए। आज गिरीश माथुर गौतम है फ्रेशर्स के, या सिद्धार्थ बेम्बू है जो के, इन जैसे लोग आज ये बात कह रहे हैं कि हम प्रोडक्ट नेशन है बनना चाहते हैं, हम अब सपोर्ट नहीं करेंगे, हम केवल हम वो सर्विसेज, हम BPO हम आपकी इंडस्ट्री नहीं बनना चाहते। तो इसलिए अब जब ये जागरूकता आई है, देर आए दुरुस्त है, तो हमें समझना पड़ेगा कि इनोवेशन की दिशा में कौन कौन सी चीजें अभी भी बाधक है। क्योंकि इस साल 15 अगस्त को मैं सुन रहा था जो प्रधानमंत्री जी का भाषण था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि अनुसंधान पे हमें फोकस करना पड़ेगा। जय जवान जय किसान जो लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था, उसमें अटल जी ने जय विज्ञान को जोड़ा था 1998 के बाद, और आज प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष कहा है जय अनुसंधान। तो अनुसंधान, जब रिसर्च इनोवेशन की हम बात करते हैं, इसमें कौन सी चीजें बाधक है, वो सभी बॉटलनेक्स को हमें दूर करने पड़ेगी। मेरी व्यक्तिगत राय में आज इनोवेशन की ओर हमारा ध्यान बहुत दे रहा है, लेकिन आया है। अब इस पे जो बैरियर्स हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी गांव के दूर दराज कोई किसी प्रांत में कोई बैठा है या कोई स्लम्स में रहता है और उस बच्चे के दिमाग में कोई एक यूनिक आइडिया है जो पूरे देश को बदल सकती है, भला कर सकती है समाज, क्या उसकी बात, स्लम में बैठे किसी बच्चे की बात, गांव में बैठे किसी बूढ़े व्यक्ति की बात क्या पहुंचेगी आप तक? क्या वेंचर कैपिटलिस्ट कम्युनिटी तक पहुंचेगी? क्या इन्वेस्टर तक पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उन्हें पावर पॉइंट बनाना नहीं आता, क्योंकि उन्हें शायद अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, उनके अंदर वो स्मार्टनेस नहीं है, उन्हें ईमेल मार्केटिंग तैयार करना नहीं आता, उन्हें कैंपेन्स रिलीज करना नहीं आता सोशल मीडिया पे, उन्हें एनालिटिक्स की जानकारी नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग करना उन्हें नहीं आता। तो इस तरीके के जो भी बॉटलनेक्स हैं, जब तक हम इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, तब तक इनोवेशन को रफ्तार नहीं पकड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपके दिमाग में कोई स्टार्टअप करने का आइडिया है, मैं आपको खुला चैलेंज देता हूँ, आप 1 घंटे में उस स्टार्टअप के आइडिया को एग्जीक्यूशन की ओर ले जाने का प्रयत्न कीजिए। आप गूगल सर्च करते रह जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। अंत में आपको फिर अपने किसी मित्र की राय लेनी पड़ेगी कि जिसने पहले से स्टार्टअप किया है, वो आपको बताएंगे ये प्रोसेस है, आज भी वहाँ दौड़ना है, ये करना है, वो करना है। और आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको अलग अलग तरीके की मार्केटिंग दिखेगी। तो मार्केटिंग और ब्रांडिंग में कोई बुरी चीज़ नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हाइप हमेशा एक्सटर्नल मचाया जाता है, एनवायरमेंट, इंटरनली कभी हाइप नहीं मचाया जाता। हमारी भूल ये हो रही है पिछले कई सालों से कि हम इंटरनली जो हमारा जो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग मीट है, उसमें भी हम हाइप की बातें करने लगते हैं। जब इंटरनल बोर्ड मिलता है, उसमें लोग ईमानदारी से अपनी बात बताते हैं कि भाई कंपनी लॉस में है,
बहुत भीषण हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और हमें ये करना चाहिए, हमें वार फुटिंग नोट पे काम करना है, ये आप इंटरनली हमेशा आप ऑनेस्टी के साथ सही बता दें। उसके बाद जब आप पूरी दुनिया के सामने अपना चेहरा रखते हैं तो आप अपना नेगेटिव पहलू नहीं रखते हैं, आप अपना पॉजिटिव साइड दिखाते हैं, फिर आप ब्रांडिंग मार्केटिंग करते हैं, यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, सब सही है। लेकिन इंटरनली कभी आप हाइप नहीं मचाते, ये बहुत बड़ी भूल हो रही है। आज है हर डिपार्टमेंट में, हर वेबसाइट पे आप कहीं भी जाएं, हाइप एक सीमा से कहीं ज़्यादा, एक बैलेंस से ज़्यादा हो गई। इसकी वजह से जो रूट्स कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो या तो हम समझ नहीं पा रहे, और जो लोग ग्राउंड लेवल पे सोसाइटी समाज की समस्याओं को का दर्श झेल रहे हैं, उनकी सॉल्यूशंस नहीं ली जा रही, उनकी बात बाहर नहीं आ पा रही। किसी भी समस्या का समाधान कौन दे सकता है सबसे अच्छा? जिसने उस समस्या को झेला है, जिसने उस पीड़ा को झेला है, वही तो आपको समाधान दे सकता है, क्योंकि वो सबसे अधिक, सबसे अच्छा, बेस्ट प्लेस्ड है उस प्रॉब्लम के बारे में आपको बताने के लिए। लेकिन उनकी बात, जिन लोगों ने जो सोसाइटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को फेस किया है, उनकी बात नहीं पहुंच रही है, वीसीज तक नहीं पहुंच रही है, इन्वेस्टर कम्युनिटी तक नहीं पहुंच रही है, जो भी इन्फ्लुएंशियल, जो भी फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, ये फाउंडेशन, दैट फाउंडेशन, उन तक नहीं पहुंच रही है उनकी बात। मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, अभी आप आधे घंटे में आप जाएं इंटरनेट पे, और जो बड़ी बड़ी फाउंडेशन हैं, नाम लेना ठीक नहीं होगा, जो भी बड़े बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जिनके काफ़ी चर्चे होते हैं, आप उनको मेल लिख कर देखिए, या तो बाउंस बैक आएगा, या फिर आपको उनके सेक्रेटरी से 4-5 दिनों के बाद मेल आएगा। वो ये आएगा कि आप अभी हम डायरेक्टली डील नहीं करते हैं, हम B2B लेवल पे डील करते हैं, क्योंकि मुझे इस तरीके के मेल्स आ चुके हैं। बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, उनका काफ़ी नाम है कि वो भारत बदल रहे हैं। कैसे भारत बदल रहे हैं? बड़े B2B लेवल पे बदल रहे हैं। जो आइडियल्स हैं, जो IIM से पास आउट हैं, जो बाहर अलग अलग कंपनी में काम करके जो आ चुके हैं, उन्हें एज्यूम किया जा रहा है कि वही, उनको ही समस्याओं की सबसे अधिक जानकारी है और उनकी आइडियाज़ को वो फंड कर रहे हैं। अच्छी बात है, कुछ तो हो रही है बात, बेटर समथिंग दैन नथिंग। लेकिन अगर हमें इनोवेशन को रफ्तार पकड़ानी है तो हमें ये बिल्कुल ही युद्ध स्तर पे सबसे पहले इनकी बात सुननी पड़ेगी, जो कोई स्लम्स में रहता है, जो कोई गांव में रिमोट कॉर्नर्स में, प्रांत में रहता है, उनसे बात करनी पड़ेगी। तो ये मॉडर्न को हमें फ्लिप करने की जरूरत है। ये जो फिलैंथ्रोपिस्ट और इन्वेस्टर्स और ये जो कम्युनिटी है, जो भी, या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, इनको जाना पड़ेगा इनके पास। ये एक फंडामेंटल कल्चरल शिफ्ट हमें चाहिए, तभी हमें सही मायने में इनोवेशन दिखेंगे, छोटे छोटे चीज़ों में इनोवेशन दिखेंगे। नहीं तो फिर ये केवल ये ऊपर के लेवल पे ये बात होती रहेगी, ब्रांडिंग होती रहेगी, हाइप होती रहेगी, मार्केटिंग होती रहेगी, और सोसाइटी की डे टू डे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें दिखेगा नहीं। फिर हम ये कहेंगे कि हाँ 100 यूनिकॉर्न्स हो गए हैं, इतने यूनिकॉर्न्स हो गए हैं, डेकाकॉर्न्स होने लगे हैं, तो इससे कुछ खास बदलेगा नहीं। जो भी कंट्रीज द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी तहस नहस हो गए थे, उन सभी लोगों ने अपने आप को डेवलप, विकसित इसलिए किया क्योंकि उन लोगों ने ह्यूमन कैपिटल को समझा, इनोवेशन की ताकत को समझा, और तभी उन्होंने, उनका सब कुछ लूट गया था। जर्मनी, फ्रांस, UK, US, जापान, कौन सी कंट्री बची थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद? सब कुछ खत्म था इनका, दे वर इन रूइंस। लेकिन ये आज सभी डेवलप कंट्रीज की श्रेणी में आते हैं। क्यों? और हम इतने पीछे क्यों हैं? उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे अंदर वो सेल्फ बिलीफ आने में बहुत टाइम लगा, और हमारे अंदर टैलेंट है। आप देखिए कि जब क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी हमें डिनाई की गई तो हमारे साइंटिस्ट ने वो बनाया कि नहीं बनाया? क्रायोजेनिक रॉकेटिज्म बनाया कि नहीं हमने? जब US बैक ट्रैक कर गया, उन्होंने कहा कि MTCR 1987 का वायलेशन है, नहीं कर सकते, नहीं दे सकते आपको। रूस ने वो भी बैक ऑफ कर गए। हमने खुद से बनाया तो, और सुपर कंप्यूटर जब हमें नहीं दिया गया तो हमने बनाया कि नहीं अपना सुपर कंप्यूटर? मुझे तो याद है, मैं जब BIT मेसा गया था स्कूल डेज में, तो वहाँ पे परम 10,000 नाम का सुपर कंप्यूटर जो हमें देखने को मिला था, और ये बताया गया था कि ये हमारा इंडिया का अपना सुपर कंप्यूटर है। उस समय ये अपना सुपर कंप्यूटर होना और परम 2000 जो हमारा था, एक बहुत बड़ी बात है, एक गौरव की बात है। तो ये जब हमें जिस चीज़ों से वंचित रखा गया है, हमने उसमें काम करके दिखाया है, टैलेंट है हमारे पास, क्योंकि भारत के ही टैलेंट्स पूरे विश्व को आज लीड कर रहे हैं। आप जानते होंगे सभी बड़ी बड़ी कंपनीज कि CEO कौन है आज, किस देश से आते हैं। तो ये, और अभी आप मंगलयान की बात कर लीजिए, 6 महीने के लिए बनाया गया था मंगलयान, 8 साल चला बिफोर इट्स प्रोपेलेंट। मतलब अब 6 महीने के लिए जो बनाया जाए और वो 8 साल आपका चले, तो आप समझिए कि
कितनी अद्भुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक बात बताती है अपने आप में। और कितने बजट में बनी? भारत पहला कंट्री जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स तक गया, कितने बजट में बनी? $74 मिलियन की बजट में बनी। मार्स पे जो एक फिल्म बनी द मार्शियन हॉलीवुड में, वो $108 मिलियन में बनी। और हमने उस फिल्म से कम बजट में $74 मिलियन में हमने मंगलयान को भेज भी दिया। और नासा ने जो मैविन भेजा प्रोब करने के लिए मार्स पे, वो कितने 450-500 मिलियन डॉलर में भेजा। तो ये बताता है कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बल्कि दुनिया में सबसे अधिक टैलेंट अगर है ह्यूमन कैपिटल, वो हमारे यहाँ टैप नहीं हो रही टैलेंट। अभी जो हम जिस रफ्तार से डेवलपमेंट की रफ्तार से चल रहे हैं, इनोवेशन R&D पे फोकस कर रहे हैं, वो अभी काफ़ी धीमा है। और इसको रफ्तार हमें अगर देनी है तो हमें ये बॉटलनेक्स बैरियर्स हटाने पड़ेंगे। और जिन लोगों के पास वेल्थ है या फिर जो पावर है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके पास पावर है, वो भी एक अपने आप में एक वेल्थ है, शक्ति है। और जो फिलैंथ्रोपिस्ट, जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है, उनके पास भी पावर है वेल्थ का। इन सभी लोगों को जाना पड़ेगा, लोगों के पास गांव-गांव जाना पड़ेगा, और जहाँ से आइडियाज़ आ सकते हैं उन्हें फंड करने की ज़रूरत है। तभी हम सही मायने में इनोवेशन को हम देख सकते हैं, उस वन फुटिंग नोट में डेवलप करते हैं। और तभी सही मायने में उसी इनोवेशन से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स जो गोल है हमारा विजन 2047 का, वो हम देख सकते हैं। तो ये लेट्स होप दैट ये 2047 तक हम सही मायने में एक पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बने। और जो हम 2020 में नहीं अचीव कर पाए, विजन 2020 जो कलाम साहब ने कहा था, वो हम अचीव नहीं कर पाए, वो हम विजन 2047 में अचीव करके उन्हें सही मायने में सच्चा ट्रिब्यूट दें। यही मुझे लगता है कि सही मायने में सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब।